कि अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो बता दो एक बारी। माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? मेरा वॉइस क्लियर है? रीताश्री, रीताश्री, यस मैम। वॉइस क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ओके हाँ मैम। ओके। ओके, आज का जो करना है, एक मिनट। लास्ट कल हमने किया था कि कैसे कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कोलाइडल पार्टिकल्स की। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ चुके हैं ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, फिर हमने ये सब कुछ किया था जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जो कि क्या था, ये जो डबल लेयर के बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा वो आपका इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल होगा। क्लियर? ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था। अगर किसी ने नहीं अटेंड किया है तो वीडियो लेक्चर भी देख सकता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सप्लेन हो चुका था, पूरा कंप्लीट हो चुका था। क्लियर? अभी जो बात करनी है वो कोएगुलेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। तो कोएगुलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन किसी चीज का इकट्ठा होना। ठीक है, जनरली जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं डेफिनेटली उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज रहता है। इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव। ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, ये कभी भी एग्रीगेट नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, है ना, बिकॉज सेम चार्ज होने से जब भी पास पास आएंगे रिपल्शन होगा। ठीक है, जब भी पास पास आएंगे तो रिपल्शन होगा। अब हो क्या सकता है जी, हम क्या करें, तो अगर ये कोलाइडल पार्टिकल इनका जो चार्ज है उनको हम न्यूट्रलाइज कर दें। न्यूट्रलाइज इन द सेंस, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आपका कोलाइडल पार्टिकल है, मैंने उसको नेगेटिव चार्ज कोई आयन प्रोवाइड कर दिया, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाए तो उनका जो चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर वो एक दूसरे के पास पास आ सकते हैं। पास पास आने के बाद वो एग्रीगेट हो जाएंगे। एग्रीगेट मतलब कुछ नहीं, इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे हम कोएगुलेशन बोलते हैं या फिर जिसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। और जो अब मॉलिक्यूल का साइज होगा इकट्ठा होने के बाद, अब वो कोलाइडल रेंज का नहीं रहेगा। ठीक है, अब वो कोलाइडल रेंज से बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उससे बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि फाइनली बड़ा होने से, अब देखो कोई चीज पहले छोटी थी, अब वो बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है, उसका मास ज्यादा हो गया है, तो मतलब डेफिनेटली वो क्या करेगा, ग्रेविटी उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी, जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा। जो हैवी पार्टिकल होते हैं, जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ज्यादा देर तक सस्पेंडेड नहीं रह सकते किसी भी सॉल्यूशन में या एयर में। ठीक है, हैवी होने की वजह से उन पर ग्रेविटी ज्यादा फोर्स लगाएगी, तो वो डेफिनेटली वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपके जो पहले कोलाइडल मॉलिक्यूल थे, जो अब कोएगुलेट हो गए हैं या प्रेसिपिटेट बन गए हैं, अब ये फाइनली सेटल डाउन हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है इसको कोएगुलेशन बोलते हैं, या हम प्रेसिपिटेशन भी इसे बोल सकते हैं। क्लियर? क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वेज हैं जिनके थ्रू हम कोलाइडल पार्टिकल का कोएगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसा मैंने अभी बताया था कल लेक्चर में, इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप अपोजिटिवली, जो अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रोड है उसके तरफ वो आपके मॉलिक्यूल जाएंगे, वहां जाकर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और डिस्चार्ज होने के बाद डेफिनेटली वो न्यूट्रल होंगे और फाइनली वो कोएगुलेट होंगे। तो फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, सेकेंड इज बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल। मतलब एक कोलाइडल सोल है जो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा कोई कोलाइडल सोल है जो नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैं इन दोनों सोल्स को आपस में मिला दूं तो क्या होगा, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप दो अपोजिटली चार्ज सोल को मिला दो, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक पर अगर अपोजिटली चार्ज बोला है तो एक पर पॉजिटिव होगा और दूसरे पर नेगेटिव होगा। तो जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा आपका मिलने के बाद वो न्यूट्रल होगा और एग्रीगेशन हो जाएगा, मॉलिक्यूल कोलाइडल रेंज का नहीं रहेगा। ठीक है। नाउ थर्ड इज बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग से क्या हो सकता है, तो अगर आप किसी भी सोल को अगर आप बॉयल करते हो तो ऑब्वियस सी बात है बॉयल होने से आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। तो जो उसकी एड्सॉर्ब लेयर है, एड्सॉर्ब लेयर याद है आपको, फिक्स्ड लेयर है ना, जैसे सिल्वर आयोडाइड ने आई नेगेटिव एड्सॉर्ब किया था, है ना। तो वो फिक्स्ड लेयर जो है वो फिक्स्ड लेयर आपके डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इमेंस हीट उसको मिल रहा है। तो जब भी मॉलिक्यूल्स को हीट मिलता है उनकी एनर्जी बढ़ती है और वो और ज्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि आपस में उन जैसे जो लेयर वो फॉर्म हो रखी थी वो डिस्टर्ब होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है। तो डिस्टर्ब होने से क्या होगा, चार्ज जो आई नेगेटिव के ऊपर था वो फैल जाएगा इधर उधर। अब वो एजीआई को सराउंड नहीं करेगा, है ना। पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर तो वो कर पाएगा, बट अगर आप उसको बॉईल कर रहे हो, इतना ज्यादा हीट दे रहे हो कि उसको बॉईल कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो आई नेगेटिव की जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हट जाएगी वहां से, जिससे आपका एजीआई का जो चार्ज है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और जैसे रिड्यूस होगा तो वैसे वैसे आपका कोएगुलेशन पॉसिबल होगा। ठीक है। थर्ड इज बाय बॉइलिंग। फोर्थ इज योर बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट डायलिसिस मतलब कि काफी लंबे टाइम तक आप डायलिसिस करो। डायलिसिस हमने पढ़ा था, है ना। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में हमने 3 मेथड पढ़े थे, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर, है ना। 3 करे थे हमने। तो डायलिसिस में मैंने आपको बताया था एक डायलिसिंग मेम्ब्रेन होती है ना, उसके थ्रू जो आपके क्रिस्टेलॉइड्स हैं, क्रिस्टेलॉइड्स कौन थे जी, आपके इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो आप ऐड करते हो पेप्टाइजेशन को कराने के लिए। ठीक है। वो जो क्रिस्टेलॉइड है वो बाहर पानी में आना शुरू कर देंगे थ्रू दैट मेम्ब्रेन, क्योंकि उनका साइज जो होता है, उनका जो साइज होता है वो, कोई डाउट है तो बोल सकता है कोई, उनका जो साइज होता है क्रिस्टेलॉइड्स का वो छोटा होता है एज कंपेयर टू कोलॉइड्स। तो क्रिस्टेलॉइड्स जो है बहुत इजीली डायलिसिंग मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाते हैं, वेयर एज कोलाइडल पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है। तो अगर आपने काफी लंबे टाइम तक डायलिसिस कर रहे हो तो सारा क्रिस्टेलॉइड बाहर पानी में निकल जाएगा, उस सोल में से सारा क्रिस्टेलॉइड बाहर निकल जाएगा पानी में। ठीक है। अब जब उस सोल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टेलॉइड जिसे हम कह रहे हैं वो नहीं होगा तो क्या होगा, क्या हुआ है, कौन है, अगर उसके अंदर क्रिस्टेलॉइड या जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो नहीं होगा उससे, तो पेप्टाइजेशन कैसे होगी, नहीं हो पाएगी, है ना। चार्ज किससे आया था, इलेक्ट्रोलाइट से ही तो आया था। किसी कोलाइडल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज उस इलेक्ट्रोलाइट से ही तो आया था जो हमने उसमें ऐड किया था। अब वो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है तो कैसे चार्ज आएगा, नहीं आएगा। तो आपका जो कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा क्रिस्टेलॉइड, सारा इलेक्ट्रोलाइट हमने डायलिसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया है। ठीक है। तो ये फोर्थ मेथड था, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस से भी आप कोएगुलेशन कर सकते हैं। ये सभी मेथड हम कोएगुलेशन करने के कर रहे हैं, या फिर बोलो प्रेसिपिटेशन, ठीक है, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। फिफ्थ इज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो देखो पेप्टाइजेशन भी इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करके ही किया जाता है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो तो आप कोएगुलेशन भी करा सकते हो। जैसे कि सपोज करो मेरे पास कोई नेगेटिवली चार्ज सोल है, ठीक है, कोई नेगेटिवली चार्ज सोल है, मैंने इसके अंदर यस यस मैम हाँ जी बोलिए। मैम मैम कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं उनको नहीं हो रहा है, बोल रहे गूगल मीट वाला ज्वाइन नहीं हो रहा है। हाँ मैम, वो क्या 9 5 से रुक रही है, ज्वाइन नहीं हो रहा है लोगों का। मैंने तो ऐसे टाइम बाउंड नहीं किया अभी।
यहाँ किसी का रिक्वेस्ट तो आ नहीं रहा मेरे पास। मैंने तो कुछ भी टाइम बाउंड नहीं किया अभी तक। मैंने मीटिंग को टाइम बाउंड नहीं किया। हाँ, मैंने मैसेज में जरूर लिखा था कि 9:05 के बाद मत आना। बाकी ज्वाइन कोई करना चाहता है कर सकता है, ज्वाइन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ होगा। हाँ मैम उनको एक बार बोल देती हूँ। ओके। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर रीता श्री, मैं इसका ऑडियो डाल दूंगी। सॉरी, इसका जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। अगर किसी को इश्यू है तो वो वहां से पढ़ लेगा। इट वुड बी बेटर कि हम कंटिन्यू करें। यस मैम, एक्चुअली वो आपका जो मतलब आपका लिंक भेजा था ना, हम्म। उसका मतलब उसके बीच में थोड़ा एक गैप आ गया, इसलिए मतलब हमको कोड टाइप करना पड़ता है पहले, उसके बाद अभी मिलता है डायरेक्ट। अभी लास्ट टाइम कैसे हुआ था, हम डायरेक्ट क्लिक करने से हम लोग गूगल मीट चले जाते हैं। अब मतलब ये वाला तो थोड़ा मतलब वो हो रहा है, गूगल मीट पे जाके फिर से कोड टाइप करना पड़ रहा है। समझ नहीं आया मुझे दीक्षिता, बहुत आवाज बहुत लो है। दीक्षिता, मैम मतलब क्या है? यस मैम। किस में? मैम वो आज का जो लिंक है ना, हाँ हाँ। वो लिंक में थोड़ा मतलब एक गैप आ गया है इस पे, इसलिए मतलब डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो रहे आज। लिंक टाइप करते हुए गैप आ गया है। नहीं मतलब लिंक का जो कोड है गूगल मीट ऐप पे जाके कोड टाइप करने से मतलब हम लोग ऐड नहीं हो रहा है। तो ऐसा करो ना, मैं इसको अभी तो लेक्चर कंटिन्यू कर देती हूँ। मैं वैसे भी रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर। जैसे ही क्लास ओवर होगी मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। वो लोग बाद में देख लेंगे। इससे कोई और ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे। किसी को तो मतलब पता भी नहीं है। क्योंकि मैंने कल क्लास की थी तो मैंने, ये बच्चे नहीं आ रहे हैं, काफी बच्चे उस क्लास में नहीं आ रहे, तो इसलिए फिर मुझे नहीं लगा कि मुझे दिन में करने चाहिए। एक मिनट, मैं एक बार लिख देती हूँ। मैंने एक बार और टाइप कर दिया, अगर किसी को आना होगा आ जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे पास शायद एक स्पेस आ गया, उसकी वजह से इशू हो रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की एडिशन से कैसे कर सकते हैं? देखो, आप क्या करो कि मान लो अगर आपका कोलाइडल जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, अभी कोई आया है। मैंने तो एडमिट किया था, कहाँ गई वो? ये बहुत इशू है। तो मैं लोगों को एडमिट कर रही हूँ पर मुझे लोग दिख नहीं रहे। हाँ, नाउ देयर से। कोई और भी बचा आने वाला? शुड आई कंटिन्यू?
ये क्या हो गया? ओके, तो जो कोएगुलेशन के मेथड कर रहे थे उसमें फिफ्थ वन इज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के एडिशन से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमको क्या करना है, कोएगुलेशन करने के लिए हमको न्यूट्रलाइजेशन करना है, क्योंकि कोलेडल जो पार्टिकल है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब तक उसके ऊपर चार्ज रहेगा वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास नहीं आ सकते। कोएगुलेशन क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा होना। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कोलाइडल रेंज से बाहर निकल जाते हैं, जो उनका साइज है वो कोलाइडल रेंज से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो इकट्ठे होने के बाद, कोएगुलेट होने के बाद कोलाइडल पार्टिकल नहीं रहते। ठीक है, ओके। तो हमारा जो कोशिश है वो यही है कि हम जो कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें, चाहे हम वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से करें, चाहे वो हम डायलिसिस से करें, चाहे वो हम कोई एडिशन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें। तो जो हमारा लास्ट ये जो हमारा चल ही रहा है फिलहाल, दैट इज दी बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे करेंगे? अगर कोई नेगेटिवली चार्ज सोल है, कोई नेगेटिवली चार्ज सोल है, उसके अंदर अगर मैं पॉजिटिव आयन डाल दूं, मैं क्या करूं, मैं पॉजिटिव आयन डाल दूं सोल के अंदर, तो डेफिनेटली न्यूट्रलाइजेशन होगा, है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो न्यूट्रलाइजेशन डेफिनेटली होगा। अब यहां पर एक चीज जो तुमको याद रखनी है वो ये है, हार्डी-शुल्स रूल, ये अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। हार्डी-शुल्स रूल ये क्या कहता है कि जितना ज्यादा वैलेंसी होगी, जितना ज्यादा वैलेंसी होगी किसी फ्लोकुलेटिंग आयन की। फ्लोकुलेटिंग आयन कौन सा है? फ्लोकुलेटिंग आयन वो जो आपका न्यूट्रलाइजेशन करा रहा है। आपने नेगेटिव सोल में पॉजिटिव आयन डाला है ना, जो पॉजिटिव आयन आपने डाला है वही तो न्यूट्रलाइजेशन करा रहा है, तो वो पॉजिटिव आयन आपका फ्लोकुलेटिंग आयन कहलाएगा। ठीक है, तो हार्डी-शुल्स ने क्या कहा है कि जितना ज्यादा वैलेंसी होगी उस आयन की जो फ्लोकुलेशन कराने आया है, जो कोएगुलेशन कराने आया है, या फिर कहूं जो प्रेसिपिटेशन कराने आया है, उतना ज्यादा उसकी पावर होगी। मतलब हायर चार्ज वाला कैटायन, हायर चार्ज वाला कैटायन सबसे इजीली, सबसे जल्दी कोएगुलेशन करा पाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 आयन है, सपोज करो अल्यूमिनियम 3+, बेरियम +2 एंड सोडियम प्लस, 3 कीटायन दिख रहे हैं। सबसे हायर चार्ज किस पर है इस टाइम? अल्यूमिनियम पर है। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी, हार्डी ने बोला है कि जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर, कोएगुलेटिंग पावर मतलब उस सोल को कोएगुलेशन कराना, उस सोल का कोएगुलेशन कराना, ठीक है, वो पावर उसकी उतनी ज्यादा होगी। तो फ्लोकुलेटिंग पावर, ये वर्ड सेम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मीनिंग सेम है। फ्लोकुलेटिंग बोलो, कोएगुलेटिंग बोलो, प्रेसिपिटेटिंग बोलो, ठीक है, तीनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है। ओके, तो अल्यूमिनियम +3 की सबसे ज्यादा है, उसके बाद बेरियम +2 की, और सबसे कम हो गई सोडियम प्लस, क्योंकि चार्ज देखना है, चार्ज अल्यूमिनियम पे सबसे ज्यादा था, उससे कम बेरियम पर है, और उससे कम सोडियम पर है। सिमिलरली अगर कोई पॉजिटिव चार्ज सोल है, ये तो बात हुई नेगेटिव चार्ज सोल की, है ना। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमको उसके अंदर नेगेटिव आयन ऐड करने पड़ेंगे, है ना। अब अगर नेगेटिव आयन ऐड करेंगे तब भी वही प्रिंसिपल रहेगा हार्डी-शुल्स वाला, कि जितना ज्यादा वैलेंसी या फिर जितना ज्यादा चार्ज उस आयन का, उतनी ही ज्यादा उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर। ठीक है, तो यहां पर देखो ये अनायन है, हेक्सासाइनो फेरिड 4 नेगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 4 नेगेटिव। फिर फोस्फेट PO4, फोस्फेट 3 नेगेटिव, देन सल्फेट 2 नेगेटिव, देन क्लोरीन -1। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी रहेगी? 4 माइनस वाले की, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा नेगेटिव है, और फिर 3 नेगेटिव, देन 2 नेगेटिव एंड देन 1 नेगेटिव। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऑनलाइन एग्जाम्स में तो चलो आपको पता ही है, मुझे नहीं पता कैसे पेपर आएगा कैसे नहीं होगा, जो होगा होगा, बट अगर जो नॉर्मल पैटर्न से पेपर आता है, जो हमेशा आज तक बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं, उसके लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? तो इसको थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये हार्डी-शुल्स रूल क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो यू कैन टेल मी, अनम्यूट करके बोल दीजिए कोई, क्योंकि स्क्रीन तो नहीं देख पाती हूँ। मैंने तुमको बोला है कि मुझे अनम्यूट करके बोल दिया करो। मैं अपना होल स्क्रीन तुमसे शेयर कर रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इस टाइम, सिर्फ उस पेज के जो मैंने खोला हुआ है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है हार्डी-शुल्स रूल में, या मैं आगे मूव कर जाऊं?
तुमको डाउट नहीं आता, मुझे यही प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टर्म जो आपने पढ़नी है दैट इज कोएगुलेटिंग वैल्यू। अभी पढ़ा फ्लोकुलेशन पावर, और फ्लोकुलेशन पावर में देखा जिसका जितना ज्यादा चार्ज उसकी सोल को कोएगुलेट करने की पावर उतनी ज्यादा होगी। नाउ व्हाट इज कोएगुलेटिंग वैल्यू? देखो कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी, आपने किसी सोल को कोएगुलेट करने के लिए, आपने उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन। मतलब अगर थोड़ा सा आयन डालने पर ही कोएगुलेशन हो जाता है तो ये माना जाएगा कि उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। देखो ऐसा है कि आपको मैंने 3 तरह के आयन दे दिए, मैंने बोला, और एक सोल दिया है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इनकी कोएगुलेटिंग वैल्यू का ऑर्डर बताओ कि किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। जो तीनों आयन है, ठीक है, आपने क्या किया, अपने सोल को 3 कंटेनर में डिवाइड किया। अपने सोल को 3 कंटेनर में डिवाइड करो, ठीक है। और अब क्या करो, एक कंटेनर में एक आयन, तीनों में से एक आयन डालो, दूसरे में दूसरा आयन डालो, और तीसरे कंटेनर में तीसरा आयन डालो, ठीक है। फिर नोटिस करो कि किस कंटेनर में सबसे ज्यादा आपको उस आयन का अमाउंट डालना पड़ा सो दैट उस सोल का कोएगुलेशन हो जाए, ठीक है। आप डाल रहे हो सकता है किसी में 5 ग्राम से हो जाए कोएगुलेशन, हो सकता है किसी में 3 ग्राम से हो जाए, हो सकता है किसी ने 2 ग्राम आपने आयन डाला और कोएगुलेशन हो गया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका अमाउंट आपने जो डाला है आयन का, जितना स्मॉल अमाउंट आयन का ऐड करने से कोएगुलेशन हो रहा है, उतनी ही ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। तो आप मुझे बताओगे कि 5 ग्राम डाला एक, बी को 3 ग्राम डाला, 3 ग्राम डालना पड़ा, और जो सी आयन था वो 2 ग्राम डालना पड़ा, तो इन तीनों में से कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा हुई? डेफिनेटली जो थोड़ा सा ऐड करने पर ही कोएगुलेशन करा पाया, दैट इज 2 ग्राम। तीनों में से मिनिमम कौन है? 2 ग्राम है ना, तो 2 ग्राम डाला तीसरे में, तो 2 ग्राम डालने से कोएगुलेशन हो गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा डालने पर हो गया, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा उसकी ही कोएगुलेटिंग पावर होगी। और सबसे ज्यादा कौन डालना पड़ा आपको? ए वाला आपने 5 ग्राम डाला था, ठीक है। तो 5 ग्राम डाला, तो इसका मतलब उसकी जो कोएगुलेटिंग पावर है वो कम है, वो क्या है? कम है, ठीक है। तो अगर आपको किसी की कोएगुलेटिंग पावर चेक करनी है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप उसके ऊपर चार्ज देखिए, ठीक है, कटायन है या अनायन है उसके ऊपर चार्ज देखिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ये देखिए कि उस कोएगुलेशन कराने के लिए हमको उस आयन का कितना अमाउंट डालना पड़ा, ठीक है। ये जो टर्म्स है ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, ओके, कि कितना अमाउंट आपको डालना पड़ा। अगर कम अमाउंट में हो रहा है एक, तो इसका मतलब उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। अगर किसी और के केस में ज्यादा अमाउंट डालने पर हो रहा है, इट मीन्स उसकी कोएगुलेटिंग पावर कम है, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? कोई डाउट है तो बोलो। उसके बाद है नेक्स्ट चीज, कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। लायोफिलिक सोल्स क्या होते हैं जी? हमने 2 तरह के कोलाइड आपको बताए थे, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक क्या है? जो लिक्विड से इंटरेक्शन करते हैं, लिक्विड लविंग, ठीक है। ओब्वियसली जिस डिस्पर्शन मीडियम में वो है, जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है जिस डिस्पर्जन मीडियम में है, अगर वो उस लिक्विड से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो वो लायोफिलिक है। अगर वो उस लिक्विड से इंटरेक्ट नहीं करता तो वो लायोफोबिक सोल है, ठीक है। तो लायोफिलिक सोल जो होते हैं उनको हम कैसे कोएगुलेट कर सकते हैं? तो पहला तरीका तो वही है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो जनरल मेथड हमने पढ़ा था अभी ऊपर, जिसमें हमने हार्डी-शुल्ज रूल भी पढ़ा, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, दूसरा क्या है कि आप एक सुटेबल सॉल्वेंट डालो। सुटेबल सॉल्वेंट कैसे? कि देखो, मैंने एक चीज बताई थी, जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब याद है कि अगर आपने उस सोल में से अपने कोलाइडल मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल है उसको सेपरेट कर लिया, आपने किसी तरीके से उसको सेपरेट कर लिया कोलाइडल पार्टिकल्स को, अगर आप फिर से उस सोलवेंट में वो कोलाइडल पार्टिकल ऐड कर दोगे तो वो सोल फिर से बन जाएगा। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल, मतलब निकाला और फिर डाला दोबारा से तो फिर से वो सोल
फिर से जनरेट हो गया, इट मीन्स ये जो आपका सोल था वो रिवर्सेबल था। दूसरी बात हमने बोला था कि ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों है? क्योंकि जो आपका इसमें कोलेडल पार्टिकल है जो डिस्पर्जन फेस में है, वो उस लिक्विड से जो कि डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, उससे इंट्रैक्ट करता है। जहां तक देखो, अगर मैं कहीं यहाँ आई हूँ, सपोज करो मैं आई हूँ असम में, ठीक है, तो असम के लोगों से अगर मैं इंट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग है, तो मैं यहाँ पर स्टेबल हूँ, है ना। अगर मैं किसी से इंट्रैक्ट ही नहीं करूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, तो क्या मैं यहाँ स्टेबल हो पाऊंगी? नहीं हो पाऊंगी, है ना। तो अगर वो कोलाइडल पार्टिकल उस डिस्पर्जन मीडियम में से उस डिस्पर्जन मीडियम से इंट्रैक्ट करता है, उससे बॉन्डिंग बनाकर रखता है, इट मीन्स वो उसमें स्टेबल है, ठीक है। तो ये स्टेबल होते हैं। तो इनको अगर अब देखो, अगर आपको इसमें कोएगुलेशन कराना है, लायोफिलिक सोल में कोएगुलेशन कराना है, तो आपके लिए ये मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि वो जो सोल है वो स्टेबल है, वो लिक्विड से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप उसका सोलवेंट चेंज कर दो। अगर आपको कोएगुलेशन कराने का दूसरा तरीका बता रही हूँ, पहला तो क्या था, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। दूसरा क्या है कि आप उसका सोलवेंट चेंज कर दीजिए। सपोज करो उसकी वाटर से इंट्रैक्शन बहुत अच्छी है, वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, क्लियर। वाटर की प्रेजेंस में वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया। मैंने अल्कोहल डाल दिया, वाटर को रिमूव किया और अल्कोहल ऐड कर दिया। अल्कोहल कैसा है आपका? नॉन पोलर जैसा, ये स्लाइटली पोलर बोल दो आप, ये नॉन पोलर बोल दो, ठीक है। तो वहां पर उसकी अब सोलवेंट का नेचर मैंने चेंज कर दिया है, पोलर से नॉन पोलर की तरफ ले आई हूँ। तो आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है, अब वो उससे इतनी इंट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर आपने सॉल्वेंट चेंज किया तो डेफिनेटली आपका जो कोलाइडल सॉल्ट था बना हुआ, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे वो उसकी इंट्रैक्शन खत्म हो गई, किससे? सॉल्वेंट से, तो डेफिनेटली वो इकट्ठे होने शुरू कर देंगे, है ना, इकट्ठा होना वो शुरू कर देगा। जब तक उसकी इंट्रैक्शन रहती है तब तक वो पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहता है। जब तक मैं यहाँ के लोगों से मेरी इंट्रैक्शन रहेगी तो मैं उनके साथ बैठूंगी, उनके घर आऊंगी, यहाँ जाऊंगी, वहां जाऊंगी, मतलब मैं फैलती रहूंगी, है ना। सोसाइटी से मेरा इंट्रैक्शन रहेगा। अगर मैंने सोसाइटी से इंट्रैक्शन मेरा नहीं है तो मैं अपने एक पर्टिकुलर रूम में ही कैद रहूंगी, बाहर जाऊंगी ही नहीं, उनसे इंटरेक्ट ही नहीं करूंगी। तो कहीं ना कहीं एक कोने में मैं सेटल हो जाऊंगी, है ना। यही होता है, ठीक है। तो अगर कोलाइडल पार्टिकल आपका जब तक सॉल्वेंट से इंट्रैक्शन करेगा तब तक वो उस सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहेगा। अगर सॉल्वेंट ऐसा डाल दिया जिससे वो इंट्रैक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके, जैसे कि मैंने बोला पोलर से नॉन पोलर चेंज करके देखा तो इंट्रैक्शन नहीं कर रहा है, तो आप क्या, तो आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है वो फिर से एग्रीगेट हो जाएगा, वो सस्पेंडेड अब नहीं रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? लायोफिलिक सोल्स की कोएगुलेशन क्लियर है कि नहीं है? अगर डाउट है तो अनम्यूट करके बोलिए। मैम फिर से बता दीजिए। ओके, ठीक है। देखिए, लायोफिलिक सोल्स, लायोफिलिक सोल्स जो अच्छा, एक चीज मुझे कोई अनम्यूट करके बताओ, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है? तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है? कोई मुझे अनम्यूट करके बताएं। 10 बजे। ठीक है, ठीक है, पता नहीं। ओके, डन, क्लियर। तो लायोफिलिक जो सोल्स हैं, मतलब आप लायोफिलिक सोल्स में वो लिक्विड लविंग है। लिक्विड लविंग मतलब उनकी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट से इंट्रैक्शन रहेगी। इट मे बी पोलर और इट मे बी नॉन पोलर, ठीक है, क्लियर। तो एक पर्टिकुलर कोलाइडल की मतलब अगर जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है उसका नेचर पोलर जैसा है तो पोलर से इंट्रैक्ट करेगा, अगर उसका नेचर नॉन पोलर जैसा है तो वो नॉन पोलर से इंट्रैक्ट करेगा, क्लियर। तो वो लिक्विड लविंग है, जिस सॉल्वेंट में है उससे इंट्रैक्शन उनकी रहती है। तो मैंने बोला एक तरीका तो है कि आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए, जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो चार्ज होते हैं, हमेशा उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, वेदर इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चार्ज होने, अब चार्ज है उनके ऊपर, अगर मैं उनके उस सॉल्यूशन में कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं, एक मिनट जस्ट, अगर मैं उस लायोफिलिक सोल में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं तो क्या होगा, उस अपोजिट आयन आने से, जैसे नेगेटिव सोल में पॉजिटिव आयन डाल दिया तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। जैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है वैसे ही कोएगुलेशन हो जाता है ना। न्यूट्रलाइज होने से क्या क्या होगा कि मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और मॉलिक्यूल का पास पास आना, उनका इकट्ठा होना ही क्या है, कोएगुलेशन है, या जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन है, ठीक है।
तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो इट मीन्स कोएगुलेट हो जाएंगे। दूसरी बात मैंने बोला, एक तो तरीका ये है, ये तो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है। दूसरा तरीका है कि आप एक सुटेबल सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए, ठीक है। पहले अगर उसकी पानी से इंट्रैक्शन है, डिस्पर्जन मीडियम आपका पानी है और उस आपकी जो कोलेडल पार्टिकल की अच्छी इंट्रैक्शन है वाटर से, तो अगर मैं वाटर जो कि सॉल्वेंट है उसको चेंज कर दूं, मैंने हेक्सेन डाल दिया या कुछ हेप्टेन डाल दिया जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो क्या होगा जब मैंने सॉल्वेंट चेंज किया उस सोल का, तो अब सॉल्वेंट चेंज होने से अब क्या होगा कि जो कोलेडल पार्टिकल जो पहले पानी से इंट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, वो पानी से इंट्रैक्शन की वजह से वो स्टेबल था, अभी नॉन पोलर सॉल्वेंट आने से उसकी इस नए सॉल्वेंट से इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो शायद पोलर सॉल्वेंट से इंट्रैक्ट कर रहा था, अभी मैंने नॉन पोलर ऐड किया है तो नॉन पोलर से वो इंट्रैक्ट नहीं करेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट से इंट्रैक्ट नहीं करेगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर उसकी सॉल्वेंट से इंट्रैक्शन नहीं होगी तो वो उस सॉल्वेंट में फैला हुआ नहीं रहेगा, है ना, डिस्पर्स रहते हैं ना, ये डिस्पर्स नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाएंगे। जितने भी कोलाइडल पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट से दूर भागेंगे, सॉल्वेंट में जाना पसंद नहीं करेंगे, कहीं एक कॉर्नर पर इकट्ठे हो सकते हैं। वो जैसे वो इकट्ठे होंगे डेफिनेटली वहां पर उनका कोएगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा मेथड है कोएगुलेशन को कराने का। पहला था इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन, दूसरा है आप सॉल्वेंट चेंज कर दीजिए। ये जो दोनों मेथड है वो लायोफिलिक सोल के लिए है, ठीक है। अभी कोई डाउट है? सेकंड अगर नहीं है तो मैं मूव कर जाऊंगी। दूसरा मैं बताने वाली हूँ प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है। प्रोटेक्शन कॉलॉइड्स का कैसे, देखो लायोफिलिक मैंने अभी बताया कि स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू लायोफोबिक, ठीक है। जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो लिक्विड से इंट्रैक्ट नहीं करते, जो आपके मेटल सल्फाइड्स होते हैं दे आर लायोफोबिक, ठीक है, वो लिक्विड से इंट्रैक्ट नहीं करते। उससे क्या होगा, अगर वो लिक्विड से इंट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उन अब कोई नेगेटिवली चार्ज चीज है, अगर मान लो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस कोलाइडल पार्टिकल पर, अगर लिक्विड से इंट्रैक्शन रहता है तो देयर विल बी सम वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना। लिक्विड का मे बी कोई पॉजिटिव एंड उसके साथ कुछ बॉन्ड बनाएगा, है ना। उससे क्या होगा कि ये जो लायोफोबिक सोल होते हैं जनरली ये सॉल्वेंट में स्टेबल नहीं होते। इनको स्टेबल करने के लिए हमें कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट अलग से डालना पड़ता है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होते। तो क्या करते हैं कि जो लायोफिलिक सोल्स हैं आपके, ये लायोफिलिक जो सोल्स हैं, ये देखा गया कि अगर ये जो लायोफिलिक सोल्स हैं ये लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखा गया कि जो लायोफिलिक सोल्स हैं वो लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, देखो अगर आपने किसी लायोफोबिक सोल में लायोफिलिक सोल को ऐड कर दिया, लायोफोबिक में लायोफिलिक को ऐड किया है, तो ये जो लायोफिलिक के पार्टिकल थे, लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग वाले, ठीक है, ये उस लायोफोबिक पार्टिकल के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं। जैसे मैंने लायोफिलिक सोल को किसी लायोफोबिक सोल में ऐड किया तो ये जो लायोफिलिक आपके पार्टिकल थे ये उस लायोफोबिक पार्टिकल के चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे। एक लेयर बनाने से क्या होगा, अगर मुझे कोई चारों तरफ मेरे लेयर बना लेगा, चारों तरफ से मुझे लेयर कर ले, मुझे सराउंड कर ले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा डेफिनेटली। बाहर से कोई दूसरा बंदा अगर मुझे हार्म करने के लिए आएगा तो जिसने मेरे चारों तरफ एक सर्कल बनाया है, एक लेयर बनाई है, तो डेफिनेटली वो मुझे उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसे ये लायोफिलिक सोल लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हुआ इनका प्रोटेक्शन एक्शन, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए हम इसको प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी बोलते हैं। किन्हें, लायोफिलिक को हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लायोफोबिक को सराउंड कर लेते हैं जैसे ही आप उसके अंदर ऐड करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? क्या इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके देखो मैं बता दूं, जो प्रोटेक्शन एक्शन देखना है हमने कोलाइड्स का, मैंने एक बात बोली कि जो आपका लायोफिलिक सोल है, लायोफिलिक जो सोल है जो कि स्टेबल है ऑब्वियसली, और लायोफोबिक स्टेबल नहीं होते,
उनको स्टेबल कराना पड़ता है बाय एडिशन ऑफ सम स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अगर आप किसी लायोफोबिक सोल में लायोफिलिक सोल ऐड करते हैं तो ये जो लायोफिलिक सोल है उस लायोफोबिक सोल के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे अपना एग्जांपल देके समझाया कि अगर कोई मान लो एक ग्रुप ऑफ पर्सन मेरे चारों तरफ लेयर बना लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई थर्ड पर्सन बाहर से आए मुझे हार्म करने के लिए तो डेफिनेटली वो जो ग्रुप ऑफ पर्सन जिसने मुझे सराउंड किया है वो मुझे उससे प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, है ना। सिमिलरली जैसे ये लायोफिलिक सोल ने चारों तरफ लायोफोबिक के चारों तरफ लेयर बनाई तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट कर लिया है। अब लायोफोबिक सोल को कोई हार्म नहीं कर सकता, उसका कोई कोएगुलेशन नहीं करा सकता। जब तक वहां पर लायोफिलिक सोल प्रेजेंट है उसके चारों तरफ कोई भी चीज उस लायोफोबिक सोल का कोएगुलेशन नहीं करा पाएगी, ठीक है, क्योंकि उसने उसको चारों तरफ से सराउंड किया है। आप वो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। कोएगुलेट कहाँ होगा? कोएगुलेट कब होगा? जब दो लायोफोबिक सोल है, दो से ज्यादा लायोफोबिक जो पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, वो पास आएंगे, है ना। जब तक अगर एक लायोफोबिक पार्टिकल को किसी ने चारों तरफ से सराउंड कर लिया है तो वो दूसरे के पास कैसे जाएगा? इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा, कोएगुलेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये जो लायोफिलिक सोल है ये लायोफोबिक सोल को कोएगुलेशन से होने से प्रोटेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लायोफिलिक सोल को प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने लायोफोबिक को प्रोटेक्ट किया है। क्लियर और नॉट? इसके बाद एक द लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो मैं आज खत्म करना चाहती हूँ चैप्टर, ठीक है। तो कोलॉइड्स अराउंड अस, इसमें हमने कुछ एग्जांपल देखने हैं कि क्या क्या हमारे आसपास वो कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर कोलॉइड पार्टिकल प्रेजेंट है। फर्स्ट इज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ब्लू कलर ऑफ द स्काई मैंने बताया था कि जो आसमान में डस्ट पार्टिकल है, हवा में आपको पता है डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, वो जो डस्ट पार्टिकल है दे आर जनरली कोलाइडल साइज, ठीक है। उनका जो साइज है वो किसका है? वो कोलाइडल पार्टिकल की साइज के जैसा है, ठीक है। तो जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कोलाइडल पार्टिकल्स की, कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। एक प्रॉपर्टी है उनके पास कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं। जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ती है इन पार्टिकल के ऊपर, डस्ट पार्टिकल के ऊपर, तो ये जो व्हाइट लाइट पड़ रही है उसमें से इन्होंने ब्लू कलर को स्कैटर किया है। और ये चीज हमने बताई थी आपको कि कौन सा कलर स्कैटर होगा ये डिपेंड करता है उस पार्टिकल के साइज पर, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये उस पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। तो डस्ट पार्टिकल है वो इतना है कि वो ब्लू कलर को स्कैटर कर सकता है। ये इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में रहता है। आपने फिजिक्स में स्कैटरिंग पढ़ी होगी, आई थिंक 10th क्लास में रहता था मेरे ख्याल से, रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर उसमें होता था, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो ब्लू कलर है स्काई का वो इसलिए है क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल जो है वो कोलाइडल रेंज का है और उसने लाइट को स्कैटर किया है। तो लाइट में से भी कौन सा कलर स्कैटर किया उसने? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर हमको दिखता है, ओके। उसके बाद है सेकंड, फॉग, मिस्ट एंड रेन। जो हमारे आसपास सर्दियों में आप फॉग देखते हो, मिस्ट फॉर्मेशन देखते हो, या फिर बारिश जो होती है, रेन जो होती है, ये सब भी कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से है। ऐसा क्यों? देखो आपको पता है क्लाउड्स कैसे बनते हैं? क्योंकि आपको पता है जो हवा में आपका डस्ट पार्टिकल का इकट्ठे हो जाते हैं ना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये हवा में से, एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। मॉइस्चर मतलब पानी का मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली एयर में बहुत कुछ सस्पेंडेड है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल है ये एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में है। कहाँ पर है? अपर लेयर में है। और आपको पता होगा जो अपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो एज कंपेयर टू लोअर लेयर ज्यादा ठंडी होती है, ज्यादा कूल होती है, उनका टेम्परेचर कम होता है। एज यू मूव फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज करता है ना, क्लियर। तो वहां पर टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा कि आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं
वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो उस डस्ट पार्टिकल पर कंडेंस कर जाते हैं। आप हमेशा याद रखना, जब भी पानी का कोई वेपर किसी ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आता है वो कंडेंस हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कंडेंस। कंडेंस इन द सेंस कि लिक्विड फॉर्म में आएगा। ठीक है, ओके। तो उन डस्ट पार्टिकल पर वो आपके जो मॉइस्चर जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया था वो कंडेंस होना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये जो बन गया है मास जहां पर पानी के मॉलिक्यूल आपके कंडेंस हो गए, इसी को हम क्लाउड्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो क्लाउड्स बने हैं, ये जो ओब्वियसली इसमें ये जो इनका जो साइज है, ठीक है, जो इसके पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल जिसके ऊपर पानी का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ, वो जो बना है वो कोलाइडल रेंज का है। ठीक है, अब एज वो कोलाइडल मॉलिक्यूल है तो इट मीन्स उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। तो जो क्लाउड्स होते हैं ना वो चार्ज होते हैं। एक क्लाउड पर कोई चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसने किस तरह का आयन एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्लाउड्स भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स भी होते हैं। जैसे ही दो अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स एक दूसरे के पास आते हैं, ऐसे प्रॉक्सिमिटी बने उनके कि दो क्लाउड्स एक दूसरे के पास आएंगे, तो क्या होगा? दो अपोजिटली चार्ज अगर क्लाउड्स पास पास आएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन से क्या होगा? उनका चार्ज खत्म, वो क्या कर जाएंगे? कोएगुलेट कर जाएंगे। और जैसे ही वो कोएगुलेट करते हैं तो आप बारिश हो जाती है, रेन फॉर्मेशन होगा, रेन होगा। ऑब्वियसली बात है, छोटे छोटे पानी के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो बड़ी बड़ी पानी की ड्रॉपलेट्स बनेंगी, और जैसे बड़ी बड़ी पानी की ड्रॉपलेट्स बनेंगी तो डेफिनेटली वो नीचे फॉल करेंगे, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, क्लियर? तो ऐसे हमारी रेन फॉर्मेशन होती है। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? और एक चीज और है, आर्टिफिशियल रेन के बारे में आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है कहीं डेवलप्ड कंट्रीज में जाना, क्योंकि वहां पर क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं कि अगर कहीं पर आपने आर्टिफिशियल रेन करानी है तो वो स्टडी करेंगे कि उसके वहां पर जो क्लाउड्स हैं उनका नेचर कैसा है, मतलब कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स हैं। क्लियर? तो वो क्या करते हैं, वो एरोप्लेन से उन क्लाउड्स के ऊपर, सपोज करो कोई नेगेटिव चार्ज क्लाउड दिख रहा है उनको, तो उसके ऊपर वो पॉजिटिव आयन स्प्रे कर देंगे। पॉजिटिव आयन स्प्रे कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? वो क्लाउड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। न्यूट्रलाइज होने से कोएगुलेशन हो जाएगा, और कोएगुलेशन होते ही वाटर की ड्रॉपलेट्स बनेंगे और रेन हो जाएगी। तो ऐसे आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? मैम आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। ऐसा आवाज नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा? मैंने ना फैन भी, फिर से बोल लीजिए मैम, आवाज ठीक से नहीं है। ठीक है, मैंने ना फैन भी ऑफ कर रखा है। वैसे मैं बता रही हूँ तुमको, मैं स्पेशल कि मेरी आवाज तुम तक चली जाए, बट पता नहीं क्यों फिर भी प्रॉब्लम रहती है। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं बता रही थी कि क्लाउड्स फॉर्मेशन कैसे होती है। फोग, मिस्ट जो भी है ये हवा में, सब ये कोलाइडल पार्टिकल है। इवन क्लाउड्स भी कोलाइडल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो जो हवा में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, बहुत कुछ है एयर में। तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ऑब्वियसली, तो इनके ऊपर एज अपर लेयर में, एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में, तो पानी के जो मॉलिक्यूल इन्होंने एब्जॉर्ब किए होते हैं। ऑब्वियसली हवा में से ये पानी के मॉलिक्यूल इनके ऊपर कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर मूव कर रहे हैं पार्टिकल, ऑब्वियसली तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ डिक्रीज होता है, एज यू नो दैट, है ना। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ये जो पानी के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए थे, जो वेपर्स एब्जॉर्ब हुए थे, वो कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, है ना। वो कंडेंस होना शुरू करेंगे, और ये जो आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा फाइनली, 10 पार्टिकल, पानी वानी एब्जॉर्ब हो गया। मैंने बोला ये जो मॉलिक्यूल बन जाएगा ये कोलेटल रेंज का होगा। ये क्या होगा? कोलेटल रेंज का होगा। ठीक है, तो अब ये भी पता है हमको कि जो कोलेटल पार्टिकल है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज डेफिनेटली होता है। ठीक है, उसने कोई ना कहीं एटमॉस्फेयर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ ना कुछ उसने चार्ज एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, तो ये जो क्लाउड फॉर्मेशन हुई है, तो ये क्लाउड्स जो होते हैं ये हमेशा चार्ज होते हैं, या तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये जो क्लाउड्स जो बने हैं ये कोलाइडल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ठीक है, कई सारे कोलाइडल पार्टिकल से मिलकर एक क्लाउड बना है, और ये जो क्लाउड है ऑब्वियसली इसके ऊपर चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, है ना। तो मैंने बोला नेचुरली क्या होता है, जब दो अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड्स एक दूसरे के पास आते हैं तो वहां न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है ना। एक पॉजिटिव चार्ज क्लाउड अगर एक नेगेटिव चार्ज क्लाउड के पास आता है तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है।
उस न्यूट्रलाइजेशन से क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठे होंगे, है ना। जब छोटे छोटे पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे तो मोटी मोटी पानी की ड्रॉपलेट्स बनेंगी, है ना। और क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स है ये हैवी है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं ना, ठीक है। तो ये हैवी जो ड्रॉपलेट्स होंगे ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे फॉल करेंगे, है ना, इसलिए बारिश होती है, ठीक है। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वो क्लाउड्स जो थे हमारे कोलाइडल पार्टिकल थे, है ना। उसके बाद मैंने बोला आर्टिफिशियल रेन भी कराई जाती है काफी कई कंट्रीज में। अगर कहीं बारिश नहीं हो रही है नेचुरली और बारिश की जरूरत है, रेन की जरूरत है वहां पर, तो वहां पर आर्टिफिशियल रेन भी कराई जाती है। तो आर्टिफिशियल रेन कैसे कराएंगे, तो हमको वहां पर पहले ये स्टडी करना पड़ेगा कि उस एटमॉस्फेयर में जहां पर करानी है, उस लेयर में, वहां पर किस तरह के क्लाउड्स प्रेजेंट हैं, क्या पॉजिटिव चार्ज क्लाउड्स हैं या नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स हैं, कैसे क्लाउड्स हैं, ठीक है। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज क्लाउड हुआ है, अज्यूम करो कि क्लाउड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है वहां पर, तो हम क्या करेंगे, हम एरोप्लेन से पॉजिटिव आयन उस क्लाउड के ऊपर स्प्रे करेंगे। एरोप्लेन से आपको पता होगा एरोप्लेन क्लाउड्स के ऊपर उड़ते हैं, ठीक है। आपको क्लाउड्स नीचे दिखते हैं, जब आप एरोप्लेन से जाओगे तो आपको नीचे क्लाउड्स दिखेंगे। तो एरोप्लेन से उन क्लाउड्स के ऊपर पॉजिटिव आयन स्प्रे किए जाते हैं। जैसे उनके ऊपर पॉजिटिव आयन पड़ा ना, तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन। जैसे न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो वो सब एक कोएगुलेट होंगे, और कोएगुलेट होंगे तो पानी की ड्रॉपलेट्स बनेंगी और आपका आर्टिफिशियल रेन हो गई। आर्टिफिशियल इसलिए बोला क्योंकि ये नेचुरल रेन नहीं थी, ये हमने कराई है, ये मैनमेड हो गई काइंड ऑफ, ठीक है। इसलिए आई थिंक, इज इट क्लियर और नॉट। आज मेरे ख्याल से 9:55 हो गए, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो यू कैन नाउ लीव द मीटिंग। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी बच्चे जा सकते हैं जिसको डाउट ना हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वो मीटिंग लेफ्ट कर सकता है, लेफ्ट कर दीजिए मीटिंग, सो दैट यू कैन अटेंड योर नेक्स्ट क्लास।